So hello everyone, and I hope everyone is fine and happy new year everyone. So ये जो टाइम होता है बेसिकली जो स्टार्टिंग का टाइम है आपकी प्रिपरेशन का, अगर आप इस साल का प्रीलिम्स भी दे रहे हैं तो भी ये बेस्ट टाइम है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अपनी तैयार रखें। एंड आपको आंसर लिखना ही लिखना है। किसी भी, अगर आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आपको लग रहा है कि ये टॉपिक रेलेवेंट है GS2, GS1, GS3, GS4, किसी भी पेपर के लिए, तो आपको उसका एक आंसर लिख के ज़रूर से प्रैक्टिस करना चाहिए। सो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। ये पीक टाइम है जब आपकी मेंस की प्रिपरेशन बहुत, वेदर यू आर गिविंग दिस अटेम्प्ट और नॉट, बट दिस इज़ द राइट टाइम फॉर डूइंग द मेंस प्रिपरेशन। बिकॉज जब प्रीलिम्स आप दे देते हैं उसके बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि आप कुछ नया पढ़ें। हो सकता है कुछ आप नया, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में आप नया पढ़ सकें, लेकिन आप आप एकदम उसी मोमेंट पे जाके ये नहीं पढ़ सकते कि सारा कुछ आपने नया स्टार्ट किया है, नया आप एकदम लगे हुए हैं कि मैं पूरा ऑप्शनल ही निपटा दूंगा। तो दैट इज वेरी वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क, राइट। सो उसकी प्रिपरेशन आप अभी करते हैं मेंस की। सो इसीलिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप मेंस के आंसर लिख रहे हैं तो उनमें एक यूनिकनेस होनी चाहिए जो कि आपके आंसर को डिफरेंट बनाएगी बाकी लोगों से। तो वो कैसे आता है? जब आप आंसर लिखते हैं तो मोस्टली कुछ पूछा है, अगर किसी ने क्वेश्चन में, ये आप इकोनॉमी के बारे में कोई क्वेश्चन है, या आप सपोज करिए गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चन है, जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो सबको पता होते हैं मोस्टली। एक अच्छे एस्पिरेंट्स को सारे स्टैटिक फैक्ट्स पता होते हैं और वो लिख के भी आता है। बट व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक एन आंसर यूनिक, वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आप GS2 की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, पॉलिटी की बात करें, तो वहाँ हम हमारे आंसर को कैसे यूनिक बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वही फायदा होता है कि अगर आप डिसीजंस को कोट करके किसी भी एक एग्जांपल को सब्सटेंशिएट करते हैं, कि आपने बोला आर्टिकल 21 लिख दिया आपने, तो रिसेंटली जो आप उसके साथ आपने देखा कि कोई जजमेंट आया हुआ है, वो जजमेंट अगर आपने कोट किया है तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बन जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, एंड वी विल बी डिस्कसिंग टुडे द लैंडमार्क डिसीजंस ऑफ 2022। सो इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया है मैंने। इसमें 5 जजमेंट्स हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 जजमेंट्स आई विल बी गिविंग। सो ये कहाँ यूज होंगे आपके? एज एन एग्जाम्पल्स इन मेंस आंसर राइटिंग, जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड इट विल मेक योर मेंस आंसर राइटिंग, मेंस आंसर्स बेसिकली डिफरेंट देन अदर्स। सो लेट अस प्रोसीड नाउ। तो जो पहला केस है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, और इसको आप बहुत जगह कोट कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से मेंस का सिलेबस देखा है GS2 का, तो आप काफ़ी जगह इसको कोट कर सकते हो। नील ऑरिलियो न्यून्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो 27% OBC रिजर्वेशंस था, जिसको लेके बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी, वैलिड है कि नहीं है। तो ऑल इंडिया कोटा में जो OBC रिजर्वेशंस था, UG एंड PG बोथ कोर्सेज के लिए, मेडिकल का जो एग्जाम लगता है, नीट एग्जाम, उसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें 27% का जो कोटा है उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। जब काउंसलिंग चल रही थी तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट था कि ये वैलिड होगा कि नहीं होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यस इट इज वैलिड, एंड सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड इट। एंड सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये बातें भी बोली थी, द मेरिट कैन नॉट बी रिड्यूस टू नैरो डेफिनेशंस ऑफ परफॉर्मेंस इन एन ओपन कम्पिटिटिव एग्जाम विच ओनली प्रोवाइड्स फॉर्मल इक्वालिटी। यानी कि सिर्फ एक एग्जाम ये चीजें डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, कि आपकी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मल इक्वालिटी का एक सोर्स है, राइट। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या असेस करते हैं? आपका बेसिक करंट कॉम्पिटेंसी जो अभी आपके पास है, टू अलोकेट एजुकेशनल रिसोर्सेज। आपको एजुकेशनल रिसोर्सेज अलोकेट करने के लिए आपके पास क्या क्या अभी बेसिक कॉम्पिटेंसी है। कॉम्पिटेंसी मतलब आपकी क्या काबिलियत है, वो असेस करता है सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बट आपका एक्सीलेंस, आपकी क्या क्या कैपेबिलिटीज है, आपकी पोटेंशियल क्या है, वो सिर्फ एक एग्जाम डिसाइड नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट था जो आप कोट कर सकते हैं। अब इसको आप कोट कैसे करेंगे, किस एग्जाम्पल में कर सकते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें रिजर्वेशंस में, आप इसको कोट कर सकते हैं, राइट। पहला तो यही हो गया। अगर कोई क्वेश्चन आता है सोशल जस्टिस के बारे में, क्वेश्चन आता है, उसमें
एज एन एग्जांपल आप इसको कोट कर सकते हैं सोशल इक्वालिटी में, जो कि इंडियन सोसाइटी का एक GS1 का पार्ट भी है। इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। जो अगर आप ये एग्जांपल एग्जाम में लिखते हैं और इनका नाम लिख देते हैं केसेस का, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलते हैं। और ये सिंपल, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। आप एक एग्जांपल याद रखोगे, उसको दो तीन जगह यूज कर सकते हैं। जैसे GS1 में भी आपने उसको यूज किया, GS2 में भी आपने इसको यूज किया, राइट। GS4 में कहीं आपने यूज किया, इक्वालिटी के क्वेश्चन में, एथिक्स में कहीं आपने यूज किया, राइट। ऐसे आप इसको, आपको 10 100 तरह के एग्जाम्पल्स याद नहीं करने हैं हर चीज के लिए, आपको कुछ ही लिमिटेड ही एग्जाम्पल्स याद करने हैं, और हर तरह के अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनको आपको यूज करना आना चाहिए। और ये कब आएगा, जब आप सभी पेपर्स के सब्जेक्ट के सिलेबस को आप एक बार पढ़ लेंगे। नाउ मूविंग ऑन, सो बेसिकली योर नेक्स्ट केस इज अबाउट द अरुणाचला गाउंडर वर्सेस द पन्नुस्वामी एंड अदर्स। ये केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, और आप इस केस को अगेन आई विल से दैट इंडियन सोसाइटी में यूज कर सकते हैं, सोशल जस्टिस में एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज ये विमेन राइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि यदि कोई भी हिंदू मेल, बेसिकली ये जो जजमेंट था ये उन केसेस के लिए है जो 1956 से पहले के हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट बनने से पहले के जो केसेस हैं उनसे रिलेटेड ये जजमेंट है। कि क्योंकि बाद में तो ये एक्ट बन गया था, तो बाकी सब जजमेंट्स इसके बेसिस पे थे, लेकिन इससे पहले क्या, इससे पहले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इफ ए हिंदू मेल डाइज इंटेस्टेट, यानी कि बिना अपनी वसीयत लिखे, इफ ए हिंदू मेल डाइज देन डॉटर वुड हैव द राइट टू इनहेरिट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। यानी अगर इस पर्सन ने, अगर कोई एक्वायर करी है प्रॉपर्टी, या दो ही तरह से प्रॉपर्टी आती है, या तो कोई पुश्तैनी जमीन हो या फिर उन्होंने कुछ खुद खरीद के बनाया हो, तो दोनों में जो भी इस पर्सन के पास प्रॉपर्टी थी उसमें वो डॉटर का इनहेरिटेंस का राइट अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वुमेन्स रिलेटेड कोई भी आंसर लिख रहे हैं, अगर आप GS2 में सोसाइटी में, GS1 में जो आती है सोसाइटी, उसमें आप आंसर लिख रहे हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई ऐसे भी आता है जिसमें कि वुमेन राइट्स की बात की जाती है, तो इसमें आप उसको मेंशन कर सकते हैं विद दिस स्पेसिफिक रेफरेंस। ये नाम आपको याद करने होंगे, और ज़्यादा एग्जांपल्स याद करने की जरूरत नहीं है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू है, आपको ये लग रहा होगा कि ये टफ नाम है, मैं कैसे याद करूँ, जस्ट रिवाइज, कीप देम रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन। आप 25 एग्जाम्पल्स की लिस्ट बना के उसको रोज याद करेंगे, और जहाँ जहाँ उसको अप्लाई कर सकते हैं वो अगर आपने लिखना सीख लिया, तो यू डोंट हैव टू मेमोराइज हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल, यू जस्ट नीड 20 to 25 एग्जाम्पल्स। ओके, उन्हीं को आप हर जगह यूज कीजिए, और जब ये आपके एकदम याद हो जाए, देन यू कैन प्रोसीड दैट अदर, लाइक यू कैन डू 2 3 more examples if you like, if you find them better. Okay, so now coming to the next case, मोनिरुल मोल्ला वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, जो कि ये प्रीलिम्स में और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मोनिरुल मोल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट ने एक डायरेक्टिव इशू किया ट्रायल कोर्ट्स को। वेस्ट बंगाल के जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनको कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक डायरेक्टिव यानी एक निर्देश इशू किया, जिसमें ये बोला गया कि यदि लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ का कोई सेंटेंस देता है, तो उसमें रेमिशन का कोई स्कोप ना हो, ऐसा सिर्फ एक ही केस होगा, वो होगा रेप केसेस में ही सिर्फ। अब द सिंपल क्वेश्चन विच यू विल बी आस्किंग, दैट इसका मीनिंग क्या है, कि रेमिशन का मतलब क्या है। रेमिशन मीन्स दो चीजें होती है रेमिशन में। रेमिशन एक स्पेसिफिक पावर है जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को सजा दी गई है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर उसकी सजा में कुछ बदलाव ला सकते हैं, खास एक अपील करनी पड़ती है उनके लिए, तो वो उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं या उन्हें माफ कर सकते हैं। इस तरह का जो पावर होता है वो होता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास, आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास और आर्टिकल 161 में गवर्नर के पास। तो रिमिशन भी उन्हीं पावर्स में से एक है। तो रेमिशन क्या होता है, रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस। जो आपकी सजा का समय है, सपोज 5 years की आपकी सजा है,
तो वो सजा का टाइम पीरियड ये कम कर सकते हैं रेमिशन के तहत, लेकिन वो कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट, जिस तरह की सजा है उस तरह उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अगर कठोर कारावास है तो वही रहेगा आपका, लेकिन 5 साल से वो घटकर 2 साल कर सकते हैं, 3 साल कर सकते हैं। तो जो पनिशमेंट ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट है वो चेंज नहीं होगा, बट उसका सेंटेंस चेंज हो सकता है, कि पीरियड ऑफ सेंटेंस चेंज हो सकता है। 5 ईयर्स की जगह 2-3 ईयर्स इस तरह से किया जा सकता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर प्रीलिम्स में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। सो बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस में इम्पॉर्टेंट है। मेंस में एज एन एग्जांपल आप इसको यूज कर सकते हैं, और रेमिशन की जो इंफॉर्मेशन है वो आप यूज कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। नाउ मूविंग ऑन, जैकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसलिए खासकर इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 21 पिछले 5 सालों में 2 बार पूछा गया है। ये आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट, and almost same kind of question has come for this article 21, कि bodily integrity is protected under article 21। now केस क्या है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उसमें बोला कि नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स्ड टू बी वैक्सीनेटेड, किसी को भी फोर्स करके आप वैक्सीन नहीं लगा सकते। गवर्नमेंट को ये चीज बताई, बिकॉज वाई, बिकॉज बॉडीली इंटीग्रिटी इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21, यानी आपके शरीर का जो हक है वो सिर्फ आपको है, उस पर कोई और अदर फोर्स नहीं कर सकता है आपको किसी भी चीज के लिए, भले ही वो वैक्सीनेशन क्यों ना हो। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोली कि हाँ, कुछ लिमिटेशंस आप जरूर लगा सकते हैं इंडिविजुअल्स के राइट्स पे, लेकिन वो इंडिविजुअल्स के राइट पे जो अगर आप लिमिटेशन लगा रहे हैं वो तभी लगा सकते हैं जब वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। पहली लीगैलिटी, कि वो लीगल होना चाहिए, नीड की उसकी बहुत ही ज्यादा नीड है, और प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि जितना आपको लिमिटेशन लगानी चाहिए उतनी ही आप लगाएं। ये नहीं कि अगर लॉकडाउन लगाना है और घर से कोई बाहर निकल गया तो हम उसको गोली मार देंगे, नहीं। यू कैन आस्क हिम टू गो बैक टू हिज होम। सो प्रोपोर्शनैलिटी, की जितना हमें एफर्ट लगाना है उतना ही हम लगाएं, ना कि उसे गोली मार के घर में वापस भेज दें, राइट। So this is one of the very important case which is both for prelims and मेंस के लिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ये 3 कंडीशंस जो बताई हैं ये प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है, और आर्टिकल 21 वी कैन ऑलवेज कोट इन एनी आंसर इन जीएस पेपर्स ऑफ मेंस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो बुद्धदेव करमास्कर वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये अगेन सोशल जस्टिस में भी यूज़ आएगा, इंडियन सोसाइटी में भी यूज़ आएगा, GS2 में भी यूज़ आएगा, गवर्नेंस में भी यूज़ आएगा, मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल्स हैं जो आपके आंसर को डिफरेंट बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड UIDAI टू इशू आधार कार्ड्स टू सेक्स वर्कर्स। जो सेक्स वर्कर्स हैं उन्हें आधार कार्ड इशू करने का डायरेक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट ने UIDAI को। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमें आधार कार्ड इशू करके देती है। और साथ में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि किसी का प्रोफेशन कुछ भी हो, कुछ भी काम कोई व्यक्ति कर रहा हो, उसके लिए राइट टू ए डिग्निफाइड लाइफ हमेशा वैलिड रहेगा। उसके प्रोफेशन से उसकी लाइफ की डिग्निटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डिग्निटी मतलब गरिमामय जीवन, राइट। सो आर्टिकल 21 इज नॉट जस्ट अबाउट राइट टू लाइफ, इट इज ऑल्सो राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, कि आप कि जीवन की डिग्निटी भी बनी रहे। ये नहीं कि आपको, आप जिंदा तो हैं लेकिन आपको घर पे मारा पीटा जा रहा है, बंद कर रखा है जबरदस्ती आपको, किसी ने बहुत ही एक इनडिग्निफाइड जीवन आप जी रहे हैं, तो वो इसमें इसके आर्टिकल के अंडर आता है कि डिग्निफाइड लाइफ आपकी होनी चाहिए। मीडिया शुड नॉट पब्लिश द पिक्चर्स ड्यूरिंग रेड एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। आपने अक्सर देखा होगा कि मीडिया में जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनकी पिक्चर्स जो है वो सर्कुलेट की जाती है, लेकिन अब मीडिया को ये डायरेक्टिव दिया गया है कि इट शुड नॉट पब्लिश देयर इमेजेस ड्यूरिंग द रेड एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस ऑन टीवी एटसेट्रा। Police should not abuse sex workers. So basically, one more important thing here is that the Immoral Traffic Prevention Act of 1956 criminalizes सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को ये क्रिमिनलाइज करता है, बट वॉल्यूंटरी सेक्स वर्क को ये क्रिमिनलाइज नहीं करता है। यानी आप अपनी मर्जी से सेक्स वर्क कर रहे हैं तो आपको कोई नहीं, इलीगल नहीं है ये।
राइट। सो कौन से एक्ट में? दिस एक्ट, द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। सो दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में, और उनको बहुत ही यूनिक बनाने के लिए आप इनका जिक्र कर सकते हैं, और साथ ही में उनकी हल्की सी डिटेल डाल देनी है। ज़्यादा पीएचडी भी नहीं इनके बारे में करनी है कि कौन सा एक्ट क्या था, ये था, बस आपको एज एन एग्जाम्पल इनको याद रखना है। और हाँ, इनका थीम याद रखना है कि ये क्या सिंबलाइज करते हैं। और बाकी ये हेल्पलाइन नंबर हैं, अगर आप किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी करना चाहते हैं यहाँ पे बात कर सकते हैं। और thank you for watching this video.